हेलो दोस्तों, मैं महेश कोहली थैंक्स सर क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है आज का, मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, अल्बानिया, फ्रांस, ग्रीस या इटली। तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्बानिया। ठीक है, मदर टेरेसा अल्बानिया की थी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी, लेकिन युवावस्था में भारत में आने के बाद इस जीवन मानवता की सेवा में गुजार दिया। ठीक है, आने के बाद इस जीवन को मदर टेरेसा ने क्या किया कि मानवता के लिए गुजार दिया। उन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ठीक है, कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की है। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब दिया गया है, तो 1980 में दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया है, तो 1979 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ए यू थाट कुर्ट वाल्डरहिम, सी क्या है, बान की मून या त्रिगवेली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रिगवेली। डी, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव कौन है, तो हम लोग को वर्तमान का नाम भी याद रखना होगा, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ये अभी के वर्तमान में क्या है, ये महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ का ये क्या बोलते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है इसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में है। और इसके संस्थापक सदस्य और सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 50 थी। ठीक है, जब इसका स्थापना किया गया था तो सदस्य देश कितने थे, 50। और अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 193 सदस्य देश है इसके। और सबसे नवीनतम सदस्य कौन है, ये भी याद रखिएगा कि सबसे नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान को माना जाता है। ठीक है, सॉरी माना नहीं जाता, दक्षिणी सूडान है। तो हम लोगों ने इसको कवर कर दिया। अच्छा, और भी जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कार्यकारी भाषा क्या है, तो इसकी कार्यकारी भाषा भी हम लोग इससे पहले भी एक वीडियो में कोशिश किए थे, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसके कितने अंग है, तो इसके 6 अंग है। कौन कौन से 6 अंग है, तो एक है महासभा, एक है कौन सा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हो गया महासभा। दूसरा क्या है, तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसका दूसरा अंग क्या है, तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, और फिर कौन है, आर्थिक और समानता परिषद। ठीक है, आर्थिक और समानता परिषद। फिर चौथा है न्याय परिषद। और 5वां क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। 6वां नंबर कितना कौन हो गया, तो सचिवालय। जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। ठीक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 5 स्थायी सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद में, तो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। कौन कौन है, तो यूएसए है, रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध में बहुत क्वेश्चन कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इजराइल देश का निर्माण किया था। इजराइल देश का निर्माण किया था किसने, बौद्धों के लिए हुआ था, क्रिश्चियन के लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो इजराइल देश का निर्माण किसके लिए हुआ था, तो यहूदियों के लिए हुआ था। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया, क्योंकि यहूदियों का ना तो कोई अपना भूभाग था ना ही कोई देश था। 1948 से पूर्व यह क्षेत्र मेंडेट प्रणाली के तहत था और जिसकी देखरेख ब्रिटेन करता था। ठीक है, यह क्षेत्र पहले कैसे था, तो मेंडेट प्रणाली के तहत था और इसकी देखरेख कौन करता था, तो ब्रिटेन क्या करता था कि इजराइल की। अब फिर उसके बाद 1948 में यह यहूदियों का देश बन गया। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? पहली महिला बछेंद्री पाल थी। ठीक है, तो दूसरी कौन है? दूसरी संतोष यादव है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, संतोष यादव। ठीक है, बछेंद्री पाल हिमालय की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जबकि संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला है। यादव ने 2 बार एवरेस्ट आरोहण किया है। ठीक है, ये अभी तक 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। ठीक है, एपेक का पूरा नाम क्या है? एपेक का पूरा नाम क्या है? देखिए, एशिया फॉर पीस एंड एनवायरमेंट कॉरपोरेशन, तो ये देखिए नहीं है। बी नंबर देखिए, एशिया पैक्ट फॉर, तो एशिया पैक्ट भी ये नहीं है। ठीक है, फिर देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कंट्रोल, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, एपेक का फुल फॉर्म क्या हो गया? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था? इसको भी याद रखना है, 1989 में हुआ था और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। ठीक है, एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में, इसको भी याद रखना होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ है। देखिए ये गलत है। बरमूडा त्रिकोण, जहां समुद्र की आभा स्वर्णिम में, ये भी नहीं होगा। थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र, ये देखिए सही है, लेकिन इसमें क्या है? नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र सही है, लेकिन ये थाईलैंड, म्यांमार गलत है इसमें, तो ये भी गलत है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का आधारित तस्करी तिकरी से है, तो ये सही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों क्या बोलते हैं? तीनों को ही बोला जाता है स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान प्रमुख रूप से अफीम, हेरोइन आदि नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। अफगानिस्तान में अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थों का उत्पादन बहुत से होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है अफीम एवं नशीले पदार्थों का। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित देशों में किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा का प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया था? तो एकल मुद्रा प्रस्ताव मतलब कि यूरो का सबसे सशक्त विद्रोह किसने किया था? तो इंग्लैंड ने किया था। ठीक है, यूरो कब से प्रचलित हुआ है? तो 1999 से यूरो का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। देखिए, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस देखिए क्या है? यह एक कृषि संबंधी संस्था है, नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, ये भी नहीं है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सही कि ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए संगठन रेनबो वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग करता है। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये जो संगठन है, ठीक है, ग्रीन पीस, ये क्या करता है? रेनबो वॉरियर नामक एक जहाज का प्रयोग करता है। तो इस जहाज का नाम भी याद रखिएगा, रेनबो वॉरियर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, नासक क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नासक क्या है? भारत द्वारा विकसित किया जा रहा वायु में मार करने वाला नया प्रक्षेपास्त्र ये नहीं है। भारत द्वारा विकसित किया जा रहा भूमि से वायु में मार करने वाला नया प्रक्षेपास्त्र ये भी नहीं है। भारत द्वारा विकसित किया जा रहा भूमि पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र ये भी देखिए नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी,
भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका। ठीक है, भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन थी? ठीक है, तो कौन बनी है विश्व की प्रथम महिला बिशप? तो रे मेरी एडलियर ये नहीं है, मदर टेरेसा। देखिए यही आंसर सही है। मदर टेरेसा जो थी वो भारत की नहीं, विश्व की प्रथम महिला बिशप बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता था। शहतूश को मतलब विश्व का सबसे गर्म, हल्का और सुंदर ऊन माना जाता था मतलब माना जाता है। वह कहाँ पाया जाता है? ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? तो शहतूश नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन या बांग्लादेश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सचिवालय का विभाग नहीं है? ठीक है, राज्य सचिवालय है उसका विभाग नहीं है, कौन सा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व, गृह योजना या जनगणना। देखिए राजस्व छोड़ के गृह योजना और जनगणना ये तीनों सचिवालय के ही भाग है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। निम्न में से किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता आवश्यक है? ठीक है, तो लोकायुक्त की अगर नियुक्ति करना है तो न्यायिक योग्यता चाहिए। तो किस राज्य में ये एक्टिव है कि तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में ये लागू है। ठीक है, नियम आंध्र प्रदेश में अगर किसी को लोकायुक्त होना है तो उसके लिए न्यायिक योग्यता आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 265, 209 या 256 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 265 में किया गया है। ठीक है, कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। देखिए, नियमित बजट पारित होने से पूर्व आगामी वित्त वर्ष के कुछ भाग के लिए अनुमानित व्यय की संसद द्वारा व्यवस्थित किया कहलाती है। नियमित बजट पारित होने से पूर्व, ठीक है, आगामी वित्त वर्ष में के कुछ भाग के लिए अनुमानित व्यय की संसद द्वारा व्यवस्था क्या कहलाती है? इसको विनियोजित खाता कहते हैं, कटौती प्रस्ताव, लेखा प्रस्ताव या सांकेतिक कटौती। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लेखा अनुदान। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेखा अनुदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह कौन सा मेला है जिसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में अंग्रेज उपायुक्त द्वारा की गई? ठीक है, 1890 में अंग्रेज उपायुक्त के द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य संतालों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करना था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हिजला मेला, मुड़मा मेला, करमदाहा या फिर नूनबिल मेला। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिजला मेला। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, हिजला मेला जो है दुमका में लगता है। ठीक है, हिजला मेला कहाँ लगता है? देखिए, तो दुमका के निकट म्यूराक्षी नदी के किनारे संताल जनजाति का ऐतिहासिक मेला होता है ये। ठीक है, मेला की शुरुआत 1890 ईस्वी में अंग्रेज उपायुक्त कास्टेयर्स ने की थी। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किस खनिज का संक्षिप्त रूप? थे हिजलोपाइट नामक खनिज जो है उसका संक्षिप्त रूप है। 15 फरवरी से 22 फरवरी 2019 को मनाया गया हिजला मेला माघ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो माघ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। 15 फरवरी से 22 फरवरी 2019 को मनाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में चैत माह के अंतिम तारीख एवं वैशाख की पहली तारीख को बिसुआ मेला मनाया जाता है? बिसुआ मेला
कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, गोड्डा। एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखिए, झारखंड के किस जिले में चैत माह के अंतिम तारीख एवं वैशाख की पहली तारीख विश्वा मेला मनाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, गोड्डा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के अंतिम तारीख व वैशाख की पहली तारीख को गोड्डा जिले के बसंतपराय प्रखंड में 52 बीघा में फैले तालाब पर भव्य मेला लगता है। यह मेला एक महान तरीके एक मिनट यह मेला 1 महीने तक चलता है। इस तालाब में लाखों की संख्या में आदिवासी एवं गैर आदिवासी डुबकी लगाते हैं। ठीक है, इस तालाब में जो लाखों की संख्या में गैर आदिवासी और जो आदिवासी होते हैं वो डुबकी लगाते हैं। ठीक है, और ये जो तालाब है कितना बीघा में फैला हुआ है? तो 52 बीघा में ये तालाब फैला हुआ है। और कहाँ स्थित है? तो ये गोड्डा जिले में स्थित है। ये कौन सा मेला है? तो विश्वा मेला है। ठीक है, ये सबको याद रखना है। देखिए और आगे पढ़ेंगे। सापा होड़ आदिवासी समुदाय के लोग इस मेले के शुरू होने से पहले प्रसिद्ध तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। सापा होड़ लोग द्वारा 3 दिनों तक तालाब में डुबकी लगाई जाता है। ठीक है, और सापा होड़ लोगों के द्वारा 3 दिनों तक तालाब में डुबकी लगाया जाता है। ठीक है, ये तालाब कितने बीघा में फैला है? तो 52 बीघा में। ठीक है, इसे याद रखना है। इसको रिपीट कर करके बार बार रिपीट कर करके याद कीजिएगा। बार बार इस वीडियो को देखिएगा 1 से अधिक बार, तो ये आपको अपने ही याद हो जाएगा। आपको ना लिखना होगा ना कुछ, आपको सिर्फ बस क्या करना है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, देखते देखते आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। झारखंड में एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे मुख्य रूप से स्त्री प्रधान नृत्य, जिसे घर आंगन में विवाह शादी तय होने के बाद किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? ठीक है, मतलब कि विवाह या शादी तय हो जाने के बाद जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा। मर्दानी झमर नहीं होगा, डंडिया भी नहीं होगा, भिनसरिया भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो डोमकच। डोमकच जो नृत्य है ये विवाह या शादी तय हो जाता है उसके बाद किया जाता है। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से स्त्री प्रधान नृत्य है, किंतु पुरुष भी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, किसमें? तो डोमकच नृत्य में। महिला नेतृत्व के लिए कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की कलात्मक चाल से नृत्य करती है। महिलाएं क्या करती है? इस नृत्य के लिए हाथ से हाथ जोड़कर कलात्मक चाल से नृत्य को करती हैं। डोमकच नृत्य विवाह तय हो जाने के पश्चात वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है। ठीक है, ये वर के घर में भी होता है और कन्या के घर में रात्रि में किया जाता है। ठीक है, डोमकच खेलने वालों के लिए डोमकच हड़िया सदानों के घर में भी उठाया जाता है। ठीक है, डोमकच खेलने वालों के लिए डोमकच हड़िया सदानों के घर में भी उठाया जाता है तथा खेलने वालों को डोमकच हड़िया प्रदान भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? यह नृत्य वीरता का प्रतीक है। तो पुरुष प्रधान नृत्य कौन है जो कि वीरता का प्रतीक है? तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नटुआ नाच, जनानी झूमर, भादुरैया या फगुआ। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो ए, नटुआ नाच जो नृत्य है यह पुरुष प्रधान है। ठीक है, और यह युद्ध शैली पर आधारित नृत्य है। नटुआ नाच जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है और यह युद्ध शैली पर आधारित नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान इसमें करना है। देखिए दोंगड़े, ठीक है, और धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाने वाला नृत्य। एक तरफ नृत्य दिया हुआ है, ठीक है,
और कौन सा कब किया जाता है उसके साथ मिलान करना है। ठीक है, दोंगड़े नृत्य कब किया जाता है? धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाने वाला नृत्य, तो ये नहीं है। ठीक है, दोहा बैसाख के में विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, देखिए ये सही है, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कि दोहा जो नृत्य है ये बैसाख में विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो हमारा फिलहाल अभी तक 1 मिला है, दोहा का 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, दशनय। ठीक है, दशनय जो नृत्य है ये देखिए किस पर किया जाता है? शिकार के अवसर पर जंगलों की तराई में किया जाने वाला नृत्य है, तो ये नृत्य नहीं है जंगलों की तराई में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए दशनय है ना, और यहाँ दशहरे पर किया जाने वाला नृत्य, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दशहरे के अवसर पर गुरु चेलों के मध्य किया जाने वाला नृत्य को दशय बोलेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए तो हम लोग का जो 3 नंबर वाला हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिकार के अवसर पर जंगलों की तराई में किया जाने वाला नृत्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग किसको बोलते हैं? उसके लिए हम लोग को इधर आना होगा, ये क्वेश्चन इधर और इधर करके दिया हुआ है। दोंगड़े, ये जो दोंगड़े नृत्य है ये 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया उसका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का, धान बोने की समाप्ति और उपरांत किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का देखिए चारों हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इस अनुसार से? देखिए ए का 3 हुआ। ठीक है, और बी का कितना हुआ था? तो बी का 2, सी 4 और डी का 1, तो हमारा आंसर ए सही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ए को टिक कर देंगे, ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के आंदोलनकारी गांधी जी से अपना अत्यंत प्रभावित थे? निम्न में से किस आंदोलन के आंदोलनकारी गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे? तो हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा? बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, छपाहोड़ आंदोलन या खेरवाल आंदोलन। तो हमारा आंसर होगा क्या? टाना भगत आंदोलन। ठीक है, अब आइए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसमें। 1921 में, एक मिनट, 1921 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में टाना भगत में सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। ठीक है, टाना असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों में सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी के 400 रुपए की थैली भेंट की। टाना भक्तों ने 400 रुपए की थैली 1940 में महात्मा गांधी को भेंट की रामगढ़ अधिवेशन में, और टाना भक्तों पर महात्मा गांधी का प्रभाव तथा उरांव जनजाति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना करना, स्वशासन की स्थापना करना। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। रांची जिला जो है टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 ईस्वी में रांची पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब होता है? तो देखिए 1767 में होता है ढाल विद्रोह का प्रारंभ। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। ढाल विद्रोह 67 से 70 ईस्वी तक चलता है। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम के रास्ते हुआ था। सन 1767 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम सिंहभूम के रास्ते से हुआ था, 1767 में हुआ था। ढाल विद्रोह के समय ढाल राजा जगन्नाथ ढाल थे। ढाल विद्रोह जब हुआ था तो उसके राजा कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल थे। स्थान पूर्वी सिंहभूम का ढालभूम। और अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो फर्ग्यूसन। ठीक है, इसका नाम क्या था? फर्ग्यूसन। ढाल विद्रोह के कारण, जो ढाल विद्रोह है उसके कारण क्या क्या है देखिए, तो अंग्रेजों द्वारा नीमू ढाल को राजा बनाना और जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर देना। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि
जो नीमू ढाल को राजा बना दिया और जो जगन्नाथ ढाल था उसको अपदस्थ कर दिया। जगन्नाथ ढाल लगातार अपनी शक्ति और सत्ता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे थे। जगन्नाथ ढाल जो है लगातार अपनी शक्ति और सत्ता के लिए अंग्रेजों का क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा जनजातीय आंदोलन सुधारवादी सह राजनीतिक आंदोलन नहीं है? निम्न में से कौन सा जनजातीय आंदोलन सुधारवादी सह राजनीतिक आंदोलन नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सपाहोड़ आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन या कोल विद्रोह। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाना भगत आंदोलन, कोल विद्रोह होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो होता है ये आंदोलन सुधारवादी सह राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ठीक है, कोल विद्रोह। तो आइए देख लेते हैं, झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो कोल विद्रोह था, जो 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, विद्रोह में शामिल जनजाति कौन कौन थी? देखिए, तो इस विद्रोह में जाति कौन कौन? मुंडा और हो, चेरो, खेरवाल और भूमिज का भी साथ था। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है इस जनजाति से? देखिए, छोटा नागपुर का पठार, पलामू, सिंहभूम, मानभूम। ठीक है, ये सब क्षेत्र जो थे इस आंदोलन से प्रभावित हुए थे और हजारीबाग पर कोल विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कोल विद्रोह के कारण को भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, भूमि संबंधी असंतोष, भूमि संबंधी असंतोष था। आदिवासियों की जमीन पर मनमाना कर लगाया जा रहा था। ठीक है, आदिवासी की जो जमीन है उस पर मनमाना कर लगाया जा रहा था। उनसे अफीम की खेती जबरन कराई जा रही थी, जिससे खेतीहर आदिवासी नाराज हो चुके थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण बना। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, जमींदारों की जागीरदारी का उत्पीड़न हो चुका था। ठीक है, ठेकेदार साहूकार का शोषण हो रहा था। न्यायालयों से निराशा, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के जमीन के साथ उनकी स्त्रियों को छीना जाना। ठीक, गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों की जमीन तो छीनते थे, साथ ही साथ उनकी स्त्रियों को भी छीन लेते थे। ठीक है, तो ये सब क्या था? कोल विद्रोह का सब कारण था। अब 1999 में हम 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो करण सिंह, शिव सिंह या दुर्जन सिंह या दलेल सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो शिव सिंह होगा। बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो तिलक मांझी को 1785 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1785 में था। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1785 में तिलका को धोखे से पकड़ लिया जाता है और भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। यह स्थान बाबा तिलक मांझी के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलक मांझी के नाम से इस स्थान को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सेकेंड सेट को भी कवर कर लिया। हम लोग नेक्स्ट दिन से 3 नंबर सेट चालू करने जा रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो। और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।